Namaskar. I hope that all of you are fine and doing great in your life. This particular session, I'm going to tell you a very important information that after a lot of requests made by many of the students and my friends, that please make a detailed series on the Middle East, because Middle East is one of the region that is always in news, a region where great power politics has always been there, a region which is seeing a religious conflict, a region where you have huge human crisis which is going in Syria and Yemen, a region which has always been a US dominant region, now is seeing the influence of China in this particular region, a region which has been very critical to ensure energy security across the globe. So that's why Middle East is a very, very important geostrategical space, which has its own unique challenges, which has its own unique opportunities, and which has its own unique geopolitics. But the problem is that most of us do not understand what is the root cause of all these conflicts. What is the conflict between Iran and Saudi Arabia? What is thing going in Sudan? What is there going in Syria? What is there going in Yemen? Israel Palestine conflict. तो ये सारा जो आपका रीजन है, जिसको आप मिडिल ईस्ट कह लो, वेस्ट एशिया कह लो, उनको हम लोग एक एक करके सारे कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज हैपनिंग इन येमेन, उसके ऊपर आपका एक वीडियो आएगा। व्हाट इज द टेंशन बिटवीन सऊदी एंड ईरान पे एक वीडियो आएगा। तो इस तरीके से ये पूरा मिडिल ईस्ट का सीरीज आई एम गोइंग टू लॉन्च, जहां पे उस सीरीज में बहुत सारे वीडियोस होंगे और उन सारे वीडियोस में एक एक एस्पेक्ट ऑफ मिडिल ईस्ट को कवर किया जाएगा, जिससे ना ही एग्जाम पर्सपेक्टिव से बल्कि आपके खुद के नॉलेज को एक काफी ज्यादा अच्छा पर्सपेक्टिव मिले। बिकॉज ऑल दीज सीरीज विल हैव अ डिटेल्ड एनालिसिस, all these series will incorporate what is there in the news. And when I talk about news, it does not only cover the Hindu and the Indian Express, but with respect to international relation news, more than 5 to 6 newspapers apart from other magazines are being covered. तो अगर आप मिडिल ईस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ते हो, आप बस इन सेशंस के ऊपर रिलाई करते हो, तो आई कैन एश्योर यू, आई कांट एश्योर अबाउट एवरीथिंग, बट आई कैन एश्योर यू कि मिडिल ईस्ट से आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस सेशन, इस सीरीज के वीडियोस में आपको मिलेगा। हो सकता है ये वीडियोस बड़े हों, कुछ वीडियोस छोटे हों, so that depends upon how much time I have to give, and that basically depends upon the relevance of that particular topic. तो इसीलिए आप इस सीरीज को भरोसा से देखें। पूरा मिडिल ईस्ट हम लोग एक एक डायमेंशंस को कवर करेंगे, एक एक कंट्रीज को कवर करेंगे, जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, अरब लीग, ये सब जो न्यूज में चल रहा है वो हर एक चीज मिडिल ईस्ट का यहाँ पे आपको कवर किया। तो इसी चीज को बताने के लिए, बिकॉज ये बहुत दिनों से ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि आप मिडिल ईस्ट के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज ये रीजन बहुत मुश्किल है समझना, और समझ भी आता है तो काफी सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग होता है, नॉट द रियल अंडरस्टैंडिंग. And that's why, because of the paucity of time, I was not being able to release this particular session or the series of the videos. But now finally, as I've got the time, so I thought that let's do this particular. और इसीलिए हम लोग अब इस चीज को स्टार्ट करेंगे। ये सीरीज आपका बहुत दिन लंबा चलेगा, ठीक है, उसमें बहुत सारे वीडियोस आएंगे, हर एक 2 या 3 दिन पे या 1 दिन पे आपको वीडियोस आते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अपडेट्स भी मिलेगा। और अगेन मैंने आपको बता चुका है, इफ यू हैव टू कॉन्टैक्ट मी, माय नेम इज सुजय, यू कैन ऑलवेज फील फ्री टू गेट इन टच विद मी।
ठीक है, आई विल प्रोवाइड यू माई ईमेल आईडी, यू कैन राइट टू मी, आई विल प्रोवाइड यू सम क्वेश्चंस, आप उसका आंसर भी लिख के हमें भेज सकते हैं, तो आपको चेक करके प्रोवाइड किया जाएगा फीडबैक। तो ये पूरा मिडिल ईस्ट आप इंजॉय करके पढ़ें। जो भी इससे आपको कठिनाइयां आती हैं, यू कैन गेट इन टच विथ मी सो दैट आई कैन रिजॉल्व व्हेनेवर आई गेट द टाइम। बट माय ऑब्जेक्टिव इज दैट कि आपको मैं मिडिल ईस्ट बहुत अच्छे से समझा दूं, जो कि बहुत मुश्किल है समझाना, बट स्टिल आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड द एफर्ट व्हिच आई हैव पुट इन मेकिंग दिस interactive PPTs. So I hope that इससे आपको फायदा मिलेगा. So before going into the real politics or the real current affairs which is associated with the Middle East, हम लोग उसको पहले थोड़ा सा बेसिक समझेंगे कि मिडिल ईस्ट का ये जो पूरा लड़ाई है, ये पूरा जियो पॉलिटिक्स है, इसका जड़ क्या है, इसका रूट कॉज क्या है। और रूट कॉज आपको पता है, मुस्लिम कम्युनिटी में डिवीजन। आपको पता है इस्लाम जो रिलीजन है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन है, और इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्शंस हैं, एक है आपका शिया और एक है आपका सुन्नी। और प्राइमरली ये जो पूरा जियोपॉलिटिक्स है मिडिल ईस्ट का, ये इन्हीं दोनों कम्युनिटी के बीच में वर्चस्व की लड़ाई है, whether the Shia will be the leader of the Muslim world or whether the Sunni will be the leader of the Muslim। ये शिया और सुन्नी है क्या, इसको भी समझना जरूरी है। तो आज के सेशन में जो इस पर्टिकुलर मिडिल ईस्ट सीरीज का पहला वीडियो है, इसमें हम यही बात करेंगे कि इस शिया और सुन्नी के बीच में डिफरेंस क्या है और कैसे ये शिया सुन्नी का जो डिफरेंसेस है, यही आज के डिस्प्यूट का मुख्य कारण है। तो शिया सुन्नी को समझने के पहले आपको यह जानना पड़ेगा व्हाट इज अब्राहमिक रिलीजन। ठीक है, अब्राहमिक रिलीजन बेसिकली तीन रिलीजन होते हैं आपके, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म, दैट इज ज्यूज। ये तीन प्राइमरली अब्राहमिक रिलीजन होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, एग्जांपल ड्रूज एंड अदर थिंग्स, बट तीन मेजर अब्राहमिक रिलीजन है, दैट इज इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है अब्राहमिक रिलीजन? ऑल आर मोनोथिस्टिक रिलीजन। मोनोथिस्टिक रिलीजन मतलब ये एक ही भगवान में भरोसा रखते हैं। तो दे बिलीव इन वन गॉड बट दे बिलीव इन मेनी प्रोफेट्स। कि गॉड एक ही है बट प्रोफेट्स बहुत सारे हैं। प्रोफेट्स कौन होते हैं? मैसेंजर ऑफ गॉड। तो गॉड इन प्रोफेट्स को इस दुनिया में भेजता है टू स्प्रेड देयर मैसेज, टू स्प्रेड देयर मैसेज। तो अनलाइक हिंदुइज्म where we believe in diversity of energy, but in these Abrahamic religion they believe in one form of energy, that's why they are monotheistic religion। एक भगवान, बहुत सारे प्रोफेट्स, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेट जो ये अब्राहमिक रिलीजन मानता है, दैट इज प्रोफेट अब्राहम। इनको ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेट मानता है। लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं जिससे ये तीन रिलीजन आपस में बढ़ जाते हैं। इसके ऊपर आप अलग से पढ़ सकते हैं बिकॉज दैट्स अ बिग टॉपिक, बट दैट्स नॉट रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ। हमें बस एक बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए था कि सारे अब्राहमिक रिलीजन है, और अब्राहमिक रिलीजन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है? दे आर मोनोथिस्टिक रिलीजन, दैट मींस दे हैव ओनली वन गॉड बट दे हैव मेनी प्रोफेट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिमिलैरिटीज। ये जो इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है और ज्यूज लोग हैं, ये सारे अब्राहमिक रिलीजन के मेजर कंपोनेंट हैं। तो इनमें सिमिलैरिटीज क्या है? ये देखो, इनका सिमिलैरिटी क्या है कि गॉड हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड एंड हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर द वर्ल्ड एंड ह्यूमैनिटी। ये तो सिंपल है, ये सारे धर्म में यही माना जाता है कि गॉड ने इस दुनिया को बनाया है। ये इंपॉर्टेंट देखो, गॉड रिवील्स हिमसेल्फ टू अ फ्यू पीपल। हमने बात किया था प्रोफेट्स, मैसेंजर्स ऑफ गॉड। तो गॉड ही ने इन प्रोफेट्स को बनाया है कि प्लीज गो टू दिस अर्थ एंड कैरी माई मैसेज। सिटी ऑफ जेरूसलम, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है फॉर ऑल द थ्री मेजर अब्राहमिक रिलीजन्स। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। When we will talk about Israel Palestine conflict, तो हम लोग जेरूसलम का सिग्निफिकेंस देखेंगे कि किस तरीके से जेरूसलम तीनों रिलीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। Then they all believe in afterlife। इस जन्म में तुम जैसा भी करोगे तो आइदर यू विल बी गोइंग टू अ पैराडाइज, जन्नत, या तो जहन्नुम, हेल।
तो ये तीनों रिलीजन का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. दे बिलीव इन द आफ्टर लाइफ वेयर द डेड आर जज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन, and on the basis of their actions they will be either going to the hell or they will be rewarded going to the paradise. तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमें देना था आपको अबाउट व्हाट आर अब्राहमिक. अब अब्राहमिक रिलीजन से निकल के हम लोग अपने मेजर रिलीजन के बारे में बात करेंगे जिसके ऊपर पूरा मिडिल ईस्ट इन्वॉल्व है, दैट इज इस्लाम. तो इस्लाम को अब हमें समझने के लिए थोड़ा सा ऑरिजिन जानना पड़ेगा कि कैसे इस्लाम ऑरिजिनेट किया एज अ रिलीजन. तो इसके पहले देखते हैं, मुस्लिम्स बिलीव इन वन गॉड दैट इज अल्लाह, who has revealed his word to humanity through special messengers known as prophets. Again Abrahamic religion का यही कॉन्सेप्ट है, एक भगवान है और मुस्लिम्स के लिए कौन भगवान है? अल्लाह. अब अल्लाह अपना मैसेज इस धरती पे कैसे देगा? वाया द हेल्प ऑफ prophets, the messenger of God. And Allah's final prophet was whom? Muhammad. अल्लाह का फाइनल प्रोफेट कौन था? मोहम्मद. To whom कुरान was revealed. जिनको भगवान जिनको अल्लाह ने कुरान रिवील किया था. तो ये है आपका एक बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट इस्लाम, that Allah is the creator of this world and Allah has been spreading his message via the help of prophets. And who was the last and the most important prophet? That was the prophet Muhammad, जिनको अल्लाह ने कुरान रिवील किया था. ठीक है, जो कुरान आपको स्पिरिचुअल बुक है इस्लाम का, राइट. अब बात करते हैं प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में. तो प्रॉफिट मोहम्मद जिन्होंने इस पूरे इस्लाम को इस धरती पर एस्टैब्लिश किया है, उनके बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं. तो प्रॉफिट मोहम्मद वाज एन ऑर्डिनरी पर्सन फ्रॉम मक्का इन सऊदी. He was an ordinary person from Makkah who received a divine revelation from the God. ये कहा जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद को बचपन से ही सपना आता था या उनको कुछ आवाज सुनाई देती थी, जो कि कहा जाता है कि गॉड उनको ये मैसेजेस रिवील किया. अल्लाह ने उनको ये मैसेजेस दिया कि आप जाएं और इस दुनिया में ये मैसेज को स्प्रेड करें, राइट. So he was an ordinary person from Makkah who received a divine revelation from God. And after this message which he got from the divine personality, he then started to start a new faith in Arabia, Arabian Peninsula. और समय क्या है? 610 to 632 CE. देख रहे? तो प्रॉफिट मोहम्मद को हमेशा से ये सपना आता था, उनको कुछ आवाज सुनाई देता था जिनमें उनको कोई डिवाइन मैसेजेस आते थे. एंड ऑन दोस डिवाइन मैसेजेस व्हिच ही प्रोबेबली हैज रिसीव्ड फ्रॉम अल्लाह, ऑन द बेसिस ऑफ सच मैसेजेस ही स्टार्टेड टू प्रीच अ न्यू फेथ, दैट इज द फेथ ऑफ इस्लाम इन द अरेबियन पेनिनसुला. और यही जो रेवलेशंस, यही जो प्रॉफिट मोहम्मद को जो मैसेजेस गॉड ने दिया, उसको कंपाइल किया गया किस बुक में? कुरान में. इन्हीं सारे मैसेजेस को जो गॉड ने रिवील किया टू द प्रॉफिट मोहम्मद, उसको कंपाइल करके कुरान में डाला गया. नेक्स्ट, आफ्टर द होली कुरान. तो कुरान तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, उसके बाद भी मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट्स हैं, वो देखते हैं. तो आफ्टर द होली कुरान, द सेइंग्स ऑफ द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट ने खुद बोला. कुरान में तो वो मैसेजेस हैं जो अल्लाह ने प्रॉफिट को दिया, तो वो तो कुरान में गया. और जो प्रॉफिट मोहम्मद ने खुद बोला, दैट हैज बीन कॉल्ड एज हदीथ, उसको हदीथ कहते हैं. तो आफ्टर द होली कुरान, द सेइंग्स ऑफ द प्रॉफिट व्हिच इज नोन एज हदीथ एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ हिज वे ऑफ लाइफ, हाउ प्रॉफिट मोहम्मद लिव्ड, उसको हम लोग सुन्ना कहते हैं. तो हदीथ basically are the sayings of the prophet and sunnah is basically the description about how the prophet Muhammad lived his life. So these are some of the very, very important, essential, fundamental texts in the Islamic community. Quran, Hadith and Sunnah. तो ये आपको प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में आपको you should be knowing this.
नाउ कम्स कि ये जो मुस्लिम कम्युनिटी में शिया सुन्नी को बांट दिया गया, इसको कहते हैं स्किज्म। स्किज्म मींस डिवीजन। तो ये कैसे हुआ? क्यों मुस्लिम कम्युनिटी दो फैक्शंस में बट गए, शिया एंड सुन्नी में? तो ऑरिजिन क्या है इसका? इसका ऑरिजिन क्या है कि जो लास्ट प्रॉफिट थे, दैट वाज द प्रॉफिट मोहम्मद, ही पास्ड अवे इन 632, and when he passed away he did not appointed any of the successor. उन्होंने कोई भी अपना सक्सेसर अपॉइंट नहीं किया, और सक्सेसर जब अपॉइंट नहीं किया तो यहीं से प्रॉब्लम खड़ा हो गया। तो यहां से बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी में दो फैक्शंस बन के आए। एक फैक्शंस का यह कहना था कि जो प्रॉफिट मोहम्मद का सक्सेसर है उसको चुनने का अधिकार लोगों के पास है। People should elect that person via consensus, बातचीत करके। लेकिन वहीं पे दूसरा ग्रुप था जिसको हम लोग कहते हैं, उनका क्या कहना था? उनका कहना यह था कि जो भी प्रॉफिट मोहम्मद के रिलेशनशिप में आता हो, जो ब्लड लाइन रिलेशनशिप, अपना खून का रिश्ता जिसके साथ हो, उसको अपॉइंट करना चाहिए प्रॉफिट मोहम्मद का सक्सेसर। तो एक तरफ लोग कह रहे हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद का सक्सेसर आपको चुनने का अधिकार लोगों के पास है, पीपल विल इलेक्ट देम वाया कंसेंसस। सेकेंड सेट ऑफ पीपल इन मुस्लिम कम्युनिटी आर सेइंग दैट नो नो नो, प्रॉफिट मोहम्मद का जो रियल सक्सेसर है, दैट पर्सन हैज टू हैव सम काइंड ऑफ ब्लड लाइन रिलेशनशिप विद प्रॉफिट मोहम्मद। तो जो पहला वाला कंसेंसस वाले सपोर्टर्स थे वो आगे जाके बन जाते हैं सुन्नी, और जो ब्लड लाइन रिलेशनशिप वाले एडवोकेट्स थे वो आपको बन गए आगे जाके शिया। तो ये देखो, लीडरशिप शुड बी अवॉर्डेड टू क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स, पहला ग्रुप ऑफ पीपल। सेकंड कहने की लेजिटिमेट रूलर मस्ट कम फ्रॉम मोहम्मद्स ब्लड लाइन, मतलब खून का रिश्ता होना चाहिए। तो इन्होंने चुना अबू बकर को, और इन्होंने माना अपना अली को, बिकॉज अली हैड अ ब्लड लाइन रिलेशनशिप विद प्रॉफिट मोहम्मद। ये हम लोग आगे जाके देखेंगे। तो दिस इज बेसिकली द ऑरिजिन ऑफ स्किज्म इन इस्लामिक कम्युनिटी। On the one hand, people were supporting that the successor of Prophet Muhammad should be decided as per the consensus. And on the other hand, there were a group of people who were saying that no, Muhammad's real successor would be someone who is belonging from the blood relationship. तो यहीं से शिया सुन्नी का हमारे पास आए। तो सुन्नी के बारे में देखते हैं। तो अगर सुन्नी कम्युनिटी को देखें तो हमने बात किया कि सुन्नी कम्युनिटी जो है, दे वर सपोर्टिव ऑफ कि जो प्रॉफिट मोहम्मद का सक्सेसर है, दैट शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम द पीपल वाया द कंसेंसस। That means Sunni community was opposed to succession based on Muhammad's bloodline. They never supported that. And on this basis, Prophet's successor should be determined by consensus. सहमति से होना चाहिए. And elected his most trusted. And hence these people, the Sunni community wale people, they elected his most trusted companions. Most trusted companions of whom? Prophet Muhammad. उसमें सबसे पहले आए अबू बकर, उसके बाद आए उमर, उसके बाद आए उस्मान, एंड फाइनली अली। तो सबसे पहले कौन इन्होंने चुना? अबू बकर को, और लास्टली उन्होंने चुना अली को। ठीक है। तो सुन्नी कम्युनिटी ये चारों कैलिफ्स को, कैलिफ्स मतलब होता है लीडर ऑफ द इस्लामिक कम्युनिटी, इन चारों कैलिफ्स को बराबर रिस्पेक्ट देता है। लेकिन यही जब शिया की बात करेंगे तो शिया आपको बेसिकली अली को सबसे इंपॉर्टेंट फिगर मानता है, बिकॉज अली हैड दैट ब्लड लाइन रिलेशनशिप विद प्रॉफिट मोहम्मद। ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगेन मैं अगर की पॉइंट यहां पे बताऊं आपको कि आपको यहां पे क्या क्या जानना है, तो सबसे पहले कि सुन्नी का कम्युनिटी जो लोग थे, सुन्नी लोग का ये कहना था कि जो भी सक्सेसर है, दैट सक्सेसर शुड बी सेलेक्टेड वाया consensus, selected via consensus, right? They should be selected by a consensus. और शिया लोग का क्या कहना था कि नहीं नहीं, not by selected, rather the successor कौन होगा? That should belong, that should have a bloodline relationship with Prophet Muhammad.
और इसीलिए सुन्नी ने सबसे पहले किसको चुना? अबू बकर को, उसके बाद उमर, उसके बाद उस्मान एंड फाइनली अली। लेकिन जो शिया कम्युनिटी था, तो सुन्नी ये चारों कैलिफ्स को मानते हैं, लीडर ऑफ द इस्लामिक कम्युनिटी। तो एक तो हो गए गॉड, उसके बाद हो गए प्रॉफिट, उसके बाद हो गए कैलिफ, और कैलिफ के नीचे होते हैं आयतुल्लाहs। आगे जाके देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो कैलिफ्स कौन हो गए? बेसिकली द लीडर्स ऑफ द इस्लामिक कम्युनिटी, लीडर्स ऑफ द इस्लामिक कम्युनिटी। तो सुन्नी जो कम्युनिटी है वो चारों कैलिफ्स को इक्वल रिस्पेक्ट देता है, और पहला कैलिफ मानता है अबू बकर को। लेकिन जो शिया कम्युनिटी है वो सारा सिग्निफिकेंस किसको देता है? अली को, बिकॉज अली हैड अ ब्लड लाइन रिलेशनशिप विद प्रॉफिट मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद। तो यही आपका बेसिकली बंटवारा है शिया और। अब सुन्नीज में एक और पॉइंट याद रखना कि जो सुन्नी कम्युनिटी है, इसमें जो अथॉरिटी है, जो भी लीडर होगा सुन्नी कम्युनिटी का, द अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन द कुरान एंड द ट्रेडिशंस ऑफ मोहम्मद। तो जो भी लीडर है आपका, वो उसको अथॉरिटी कहां से मिलता है? उसके पास क्या आपको मतलब पावर कहां से आ रहा है? उसके पास कुरान से। तो Sunni religious scholars who are constrained by the legal precedents exert far less authority over their followers than their Shia counterparts. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसका बेसिकली ये कहना है कि जो सुन्नी कम्युनिटी है उसमें जो भी लीडर्स होते हैं, they have to follow what the legal text says, that is what the Quran says, उसी को आपको फॉलो करना है, ठीक है। बट शिया जब हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, तो शिया कम्युनिटी के जो लीडर्स होते हैं उनके पास ज्यादा पावर होता है एज कंपेयर टू व्हाट यू सी इन द सुन्नी कम्युनिटी। तो ये अभी आगे जाके समझेंगे, बट बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड ये वाला डिफरेंस। अब आते हैं शिया के बारे में। तो शिया कम्युनिटी में देखो अगेन सेम है, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? अली। बिकॉज अली क्यों? बिकॉज अली हैड अ ब्लड लाइन रिलेशनशिप। क्या ब्लड लाइन रिलेशनशिप? तो अली वाज प्रॉफिट मोहम्मद फर्स्ट cousin and closest male blood relative. Why? Because Ali was also married to Fatima, who was Prophet Muhammad's youngest daughter. देखिए खून का रिश्ता है ना। So that's why the Sunni Shia community consider Ali as the most important leader of the Islamic community. अब देखो सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शिया बिलीव दैट गॉड ऑलवेज प्रोवाइड्स अ गाइड, कि गॉड जो है, अल्लाह जो है, वो हमेशा कोई ना कोई गाइड प्रोवाइड करता है। पहले आए इमाम्स एंड देन द आयतुल्लाहs, तो इमाम्स मतलब वही कैलिफ्स जो लीडर हैं, तो वो जो अली वली हो गए वो आपको कैलिफ्स हो गए। और उसके बाद कौन आते हैं? आयतुल्लाह। तो सबसे पहले गॉड, फिर प्रॉफिट, फिर इमाम, फिर फाइनली कौन से? आयतुल्लाहs। तो अभी जो आपको ईरान पता है, आयतुल्लाह अल खमीनी। आयतुल्लाह मतलब क्या होते हैं? द एक्सपीरियंस्ड शिया स्कॉलर्स। तो आयतुल्लाह जो वर्ड है वो बेसिकली शिया कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ है, बिकॉज शिया कम्युनिटी ये चीज मानता है कि गॉड ऑलवेज प्रोवाइड्स अ मैसेंजर, गॉड ऑलवेज प्रोवाइड्स दैट गाइड टू शेप वेयर द ह्यूमैनिटी शुड प्रोसीड टू। तो इसीलिए ईरान में ये कॉन्सेप्ट देखोगे आप आयतुल्लाहs का, इसलिए आयतुल्लाहs का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है ईरान में, बिकॉज आयतुल्लाह का कॉन्सेप्ट क्या है कि दे आर बेसिकली अगेन अ गाइड which has been sent by God, that is Allah, to this particular world to guide the humanity. तो इसलिए ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि आयतुल्लाह वर्ड क्या आप सऊदी अरेबिया में सुनोगे? नहीं, सऊदी अरेबिया में प्राइमरली सुन्नी पॉपुलेशन और ईरान में आपका शिया पॉपुलेशन है। तो जहां भी शिया पॉपुलेशन होता है वहां पे आप कॉन्सेप्ट देखते हो आयतुल्लाहs का। इसलिए हमने बात किया अभी, इसके पहले जो हमने बात किया था, ये देखो, ये वाला जो हमने बात किया था कि सुन्नी में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए सुन्नी में जो लीडर्स हैं उनके पास पावर कम होता है। बट शिया कम्युनिटी में जब आप आयतुल्लाह हो जाते हो तो यू हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर, बिकॉज यू आर अ मैसेंजर ऑफ गॉड अगेन। You are a person who has been sended by God to this particular world to guide the humanity. That's why Ayatollah's experiences or has a huge amount of power in Iran. ठीक है,
तो ये आपको शिया सुन्नी के बीच में थोड़ा सा हो गया। लेकिन अगेन शिया कम्युनिटी के अंदर खुद ही आपको बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। ऐसा नहीं कि शिया एक मोनोलिथिक ब्लॉक है। शिया के अंदर अगेन बहुत सारा बंटवारा है। अब वो बंटवारा किसके ऊपर है? बेसिकली कितने इमाम्स आए, है ना? सो इवन विद इन द शिया कम्युनिटी देयर अरोज डिफरेंसेस ओवर द प्रॉपर लाइन ऑफ सक्सेशन। मेन स्ट्रीम शियाज बिलीव दैट देयर वर 12 इमाम्स। इमाम्स का मतलब मेन हु लीड प्रेयर इन मॉस्क। कुछ लोग मानते हैं नहीं, ओनली 7 इमाम्स। तो ठीक है, ये हम लोग को इतना डेप्थ में नहीं जाना है, बट जस्ट आई हैव टू अंडरस्टैंड कि सुन्नी और शिया ये दोनों मेजर फैक्शंस है, बट ये दोनों के अंदर वापस से बंटवारा है डिपेंडिंग अपॉन कि उसके अंदर सक्सेशन होगा। प्रॉफिट अली के अली के अंदर सक्सेशन कौन होगा। तो बहुत सारी चीजों में बंटवारा है इसमें भी अगेन, ठीक है। तो शिया एंड सुन्नी आर नॉट मोनोलिथिक ब्लॉक्स, दैट्स व्हाट यू हैव टू सिंपली। तो क्लियर है, शिया सुन्नी का बेसिकली इस्लाम अब्राहमिक रिलीजन। तो चार चीज हमने पढ़ा यहां तक। एक तो व्हाट इज अब्राहमिक रिलीजन, व्हाट आर द कोर फंडामेंटल्स ऑफ अब्राहमिक रिलीजन। देन वी टॉक्ड अबाउट इस्लाम कैसे प्रॉफिट मोहम्मद से ओरिजिनेट हुआ, व्हाट इज कुरान, व्हाट इज हदीथ, व्हाट इज सुन्ना। एंड देन वी हैव स्टार्टेड कि कैसे ये बंटवारा स्टार्ट हुआ, द ओरिजिन ऑफ स्किज्म इन इस्लाम। शिया सुन्नी किस तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद बिना सक्सेसर के चले गए, तो उसके बाद ये लड़ाई स्टार्ट हुआ। तो सुन्नी कम्युनिटी कह रहा था कि आपका जो कंसेंसस है उससे सेलेक्ट करना चाहिए, और शिया कह रहा था कि नहीं, जो भी हमारे पास ब्लड लाइन रिलेशन है, तो इसने अली को चुना, उसने अबू बकर को चुना, ठीक है। तो ये आपको इतना बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि शिया सुन्नी कहां बटे हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि 100% मुस्लिम में 85% मुस्लिम सुन्नी है, इसलिए सुन्नी पॉपुलेशन डोमिनेंट है। 85% आपके सुन्नी है और केवल 15% मुस्लिम कम्युनिटी में शिया कम्युनिटी। तो पहली बात तो ये हो गया। अब देखो कहां कहां बटे हुए हैं। तो अगर मैं बात करूं सुन्नी मुस्लिम, तो सुन्नी मैक्सिमम कहां है? सऊदी अरेबिया में। सुन्नी मैक्सिमम कहां है? इजिप्ट में। तो ये यूएई में। तो ये पूरा सुन्नी डोमिनेंट बेल्ट है। सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट। और अगर शिया की बात करें तो देखो ईरान एंड इराक प्राइमरली, बाकी यमन में भी है थोड़ा, ठीक है। यमन में आपको शिया भी है, सुन्नी भी है। सीरिया में अगेन शिया भी है, सुन्नी भी है। बट अगर मेजर चंक ऑफ सुन्नी पॉपुलेशन है तो वो सऊदी, यूएई, इजिप्ट में है। मेजर चंक ऑफ शिया पॉपुलेशन है तो वो है आपका इराक और ईरान में। और बाकी माइनॉरिटी मेजॉरिटी में दोनों लोग हैं, यमन में, सीरिया में, और यहां पे भी यमन और सीरिया में इस तरीके से चलता है। तो ये आपका हो गया ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेयर द शिया एंड सुन्नी पॉपुलेशन। नेक्स्ट, अब यही देखो मैं जो कह रहा था कि अगेन सुन्नी एंड शिया नॉट मोनोलिथिक ब्लॉक्स। तो देखो सुन्नी में अगेन हमारे पास हनाफी, हनबली एंड मलिकी। एंड देन सिमिलरली इन शिया देखो 12 जो कि 12 इमाम्स में मानते हैं, देन 7 इमाम्स में 7, उसके बाद जायदी एंड अलावी। तो अगेन शिया सुन्नी में फर्दर फैक्शंस हैं। अब ये देखो हनबली के अंदर वहाबी, और यही वहाबी कहां है? वहाबिज सऊदी अरेबिया में। तो सऊदी अरेबिया में जो सुन्नी में कौन सा सुन्नी मिलेगा आपको? हनबली सुन्नी। और हनबली में भी कौन सुन्नी? वहाबी। और वहाबी जनरली एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इस्लाम होता है, ठीक है। सिमिलरली ईरान में देखो, ईरान में हम लोग 12 देखते हैं। तो ऐसा नहीं कि ईरान में ये तीनों शिया रहते हैं, शिया में भी बहुत बंटवारा है। तो ईरान में प्राइमरली कौन से शिया रहते हैं? 12, जो कि आपको 12 इमाम्स मानते हैं। और सिमिलरली सऊदी अरेबिया में कौन से सुन्नी रहते हैं? हनबली स्कूल के, और उसमें भी वहाबी स्कूल के, जो कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इस्लाम है, बहुत स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ इस्लाम है जो वहां पे आपको पाया। ऑरिजिन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, चलो बंटवारा हो गया, शिया एक तरफ चले गए, सुन्नी एक तरफ चले गए, तो अब दोनों में लड़ाई कैसे स्टार्ट हुआ ये देखो। तो लड़ाई देखो कैसे स्टार्ट हुआ कि सबसे पहले जब इस्लामिक रूल आया, सबसे पहले जब इस्लामिक रूल आया तो पहले कुछ सेंचुरीज के लिए, लगभग 10 सेंचुरी के लिए, एक शतक के लिए आपके सुन्नी लोगों ने राज किया। तो जब इस्लाम सब कुछ आ चुका था, उसके बाद जब इस्लामिक रूल आया वर्ल्ड में, तो उसमें पहले 10 दशक तक आपको कौन रूल किया? बेसिकली सुन्नीज डोमिनेटेड द एंटायर किंग। और इनके डायनेस्टी का नाम क्या था? सफाविद डायनेस्टी। सफाविद डायनेस्टी। और ये आपको कब तक चला? 1501 तक। Sorry, Sunnis dominated the first time 9 centuries of Islamic rule until the Safavid dynasty was established in Persia in 54. ठीक है। The Safavids wait, और ये जो सफाविद है ये किसने किया? ये बेसिकली शिया प्रोपोगेटर्स।
तो इनिशियली सुनीज वर डोमिनेटिंग। ये कब तक चला? अप टिल द सफाविद डायनेस्टी। व्हेन वाज सफाविद डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड? इन पर्शिया, दैट इज द मॉडर्न डे ईरान। एंड सफाविद डायनेस्टी किसको प्रमोट करते थे? शिया को। तो ये सफाविद डायनेस्टी फिर अपना वर्चस्व जमा लिया। लेकिन ग्रेजुअली अब एक नया एम्पायर आया है, दैट इज द ऑटोमन एम्पायर। और ऑटोमन एम्पायर में मैक्सिमम कौन है? अगेन आपका सुन्नी। तो देखो, द सीट ऑफ सुन्नी कैलिफेट। तो ऑटोमन आपका किसका है? सुन्नी कैलिफेट का। ठीक है, तो ये दोनों आपस में अब लड़ना स्टार्ट कर दिया, सफाविद डायनेस्टी और ऑटोमन्स। और ग्रेजुअली ये दोनों एम्पायर कोलैप्स कर गए, और जिसका जितना जहां तक इंफ्लुएंस था वहां पे शिया बट गए और वहां पे सुन्नी रहने लगे। ठीक है, तो बेसिकली इस कॉन्फ्लिक्ट का ओरिजिन क्या है कि जब इस्लामिक रूल एस्टैब्लिश हुआ तो उसके कुछ शुरू के आपको 9 या 10 सेंचुरीज तक लगभग सुन्नी अपना हुकूमत चलाएं। सुन्नी की हुकूमत को सबसे पहली बार चैलेंज किसने किया? सफाविद डायनेस्टी ने। और सफाविद डायनेस्टी किसका चैंपियन था? ऑफ द शिया कॉज। सफाविद डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश इट्स ओन रूल इन पर्शिया, दैट इज द मॉडर्न डे ईरान। और सफाविद डायनेस्टी को फ्यूचर में किससे चैलेंज में आया? ऑटोमन्स के द्वारा। और ऑटोमन्स बेसिकली कौन है? दे आर द प्रोपोगेटर्स ऑफ सुन्नी इस्लाम। एंड ऑटोमन्स का सीट कहां है? मॉडर्न डे टर्की में। तो इसलिए आज टर्की में सुन्नी पॉपुलेशन मिलेगा और ईरान में आपका शिया पॉपुलेशन मिलेगा। ठीक है, तो वही आपको देखो, एज दीज एम्पायर्स फेडेड, दैट इज द सफाविद, ऑटोमन्स, जब एम्पायर्स फेड हुए, देयर बैटल्स रफली सेटल्ड द पॉलिटिकल बॉर्डर्स ऑफ मॉडर्न ईरान एंड टर्की। Their battles roughly settled the political borders of modern day Iran and Turkey by the 17th। तो 17वीं सेंचुरी तक मान लो जहां तक ऑटोमन्स का था वहां पे मैक्सिमम सुन्नी लोग रह गए, और जहां पे हमारे पास सफाविद डायनेस्टी का था वहां पे प्राइमरली शिया रह गए, तो वो ईरान बन गया और ये हमारा टर्की बन गया। दूसरे देखो, टर्की ऑल्सो वांट्स टू बी अ चैंपियन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, बिकॉज टर्की में भी आपको ऑटोमन्स का सीट हुआ करता था, मतलब उसका सेंटर हुआ करता था टर्की। इसलिए आज टर्की में तुम देख रहे हो एर्डोगन की जो पॉलिसीज है, एर्डोगन की, और ईरान का तो हमेशा सपना रहा है टू बी द लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली ओरिजिन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट आपका इस तरीके से। ये देखो हमारे पास ये सफाविद एम्पायर है, और यहां पे देखो हमारे पास कौन सा है आपका? ये मुगल है। तो मुगल तो इंडिया पे हुकूमत कर रहा था, और ये सफाविद है, ये पर्शिया, देखो ईरान, तो यहां पे शिया लोग थे। और ये देखो ऑटोमन जो कि टर्की इजिप्ट वाला एरिया है, और यहां पे देखो ये सऊदी अरेबिया, तो यहां पूरे कौन रहते थे? सुन्नी लोग। तो जब ये एम्पायर खत्म हुआ ऑटोमन, तो ये टर्की बन गया, ये इजिप्ट बन गया, ये ईरान बन गया। ठीक है, तो ये आपको देखो मुगल एम्पायर, सफाविद एम्पायर एंड फाइनली द ऑटोमन एम्पायर। वहां पे शिया, सॉरी वहां पे सुन्नी, यहां पे शिया। अब देखो प्रॉब्लम का हुआ मॉडर्न डे, ये तो शुरू की लड़ाई हो गई, ये तो जब इस्लामिक रूल हुआ तब से क्या क्या लड़ाई चल रहा है। लेकिन आज क्या लड़ाई का कॉज है? आज क्यों शिया सुन्नी लड़ रहे हैं? तो अगर इसको आपको ट्रेस करना है कि ये लड़ाई का इनिशिएशन कहां से होता है, तो दैट इनिशिएशन वाज प्राइमरली बिकॉज ऑफ द ईरान्स इस्लामिक रिवॉल्यूशन इन द ईयर 1979। 1979 में ईरान में एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन आता है। उस ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन में क्या है बेसिकली कि 1979 के पहले ईरान में किसकी सरकार हुआ करती थी? पहलवी साहब की, मोहम्मद रजा पहलवी, 1979 के पहले तक। और दिस पर्टिकुलर पर्सन वाज बेसिकली अ लिबरल पर्सन। तो जनरली इसको प्रो वेस्ट माना जाता था इसके, और इसी के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया गया कि आप वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल्स को नहीं अपना सकते हो। दिस इज अ इस्लामिक कंट्री, we have to protect our culture, we have to protect our civilization, we have to protect what the God says, we have to implement sharia and other things like that। तो इसी के अगेंस्ट ईरान में एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन आता है जिसमें पहलवी को ओवरथ्रोन करके आयतुल्ला रुहल्ला खमीनी को पावर में एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। so this is that person। ठीक है, so it brought down the Iranian monarchy under Pahlavi and turned Iran into a Shia theocratic republic। theocratic का मतलब religion based, not democratic, it is religion based। theo मतलब religion होता है, तो theocratic republic। theocratic republic अभी भी देखो ईरान में डेमोक्रेसी है उस सेंस में। तो जैसे यूके में क्या है आपके पास, एक तरफ आपका मोनार्क है
और एक तरफ आपका हेड ऑफ गवर्नमेंट है जो कि प्राइम मिनिस्टर है। तो वैसे ही ईरान में भी होता है। तो ईरान में एक तरफ आपके पास इलेक्टेड पर्सनल और जो आपका रिपब्लिक है, जो आपका मोनार्क है, वो आपका कौन है? दैट इज द आयतुल्ला। वो एक रिलीजियस, सेम यूके में भी तो रिलीजियस ही होता है वो जनरली, बट यहां पे बिकॉज दैट पर्सन इज आयतुल्ला। तो अगेन ईरान हैज अ प्रेसिडेंट, वो अलग है, दैट पर्सन इज अ इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, वो अलग है। लेकिन जो वहां का प्रेसिडेंट है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं आपका? वो कौन है? वो है आपको आयतुल्ला रूहुल्लाह खमीनी। एंड इट इज नॉट मोनार्क बिकॉज ये एक फैमिली से नहीं आता है। ये एक फैमिली, ऐसा नहीं कि आयतुल्ला रूहुल्लाह खमीनी जाएंगे तो इनके सन को बना दिया जाएगा। नो, इट डज नॉट वर्क लाइक दिस। दैट्स व्हाई इट्स अ रिपब्लिक, इट्स नॉट मोनार्की लाइक यूके। ठीक है, समझ रहे हो? सो अगेन मैं बता दे रहा हूं ईरान का कैसे स्ट्रक्चर है आपका। तो ईरान में आपके पास एक तरफ प्रेसिडेंट है जो कि आपके इलेक्टेड हैं, और दूसरे तरफ आपके जो ये सॉरी ये जो जिनके पास सारा पावर है, और दूसरे तरफ हमारे पास कौन है? जो आपके रिलीजियस फिगर हैं, जो हमारे हेड ऑफ स्टेट कह लो, ठीक है, जिसको हम लोग इंडिया में प्रेसिडेंट कहते हैं। तो दिस पर्सन इज नोन एज, ये कौन होते हैं? ये बेसिकली, अब इंडिया में क्या रिलीजन के आधार पर किसी को ये दिया जाता है? नहीं, बट वहां पे क्या है? दैट पर्सन हैज टू बी अ शिया स्कॉलर, अ वेरी एक्सपर्टीज इन शिया स्कॉलर, अ पर्सन हु हैज डिवाइन पर्सनैलिटी। तो जनरली दीज आर नोन एज आयतुल्लास, आयतुल्ला। और इन्हीं के पास मैक्सिमम पावर होता है, ऑल्दो दे आर नॉट डायरेक्टली इन पावर, दीज पर्सन आर डायरेक्टली इन पावर, बट वहां पे ये जो रिलीजियस चेन है, इनका बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस आता है आपका। तो इस तरीके से ईरान में प्रेसिडेंट भी है और आपकी तरफ एक तरफ आयतुल्ला, जो रिलीजियस पर्सनालिटीज। So that's why it brought down the Iranian monarchy under the Pahlavi and turned Iran into a Shia theocratic republic. Shia cleric Ayatollah Ruhollah Khomeini came to the power. Shia Ayatollahs हैं कौन? They are the guardians of the faith. हमने बात किया Ayatollahs होते कौन है? So that's why Ayatollahs enjoyed huge amount of authority in the. तो 1979 के बाद मामला बिगड़ गया, बिकॉज 1979 के पहले कोई चीज था नहीं। 1979 के बाद जब आयतुल्ला रुहोल्लाह खमीनी आ गए, एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन वाज इन अ मिशन कि किस तरीके से शिया लोगों का डोमिनेंस बढ़ाया जाए, किस तरीके से ईरान को लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी बढ़ाया जाए। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में अभी पैनिक कौन करेगा? पैनिक करेगा सऊदी, बिकॉज सऊदी में तो सुन्नी लोग रहते हैं। तो यहां से अब एक टर्निंग पॉइंट आता है हमारा जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट में, इंटरनेशनल। तो जैसे ही 1979 में ईरान में आपको इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, उसी समय सऊदी अरेबिया अब ईरान को काउंटर करने के लिए सारे टूल्स को इस्तेमाल करने लगा। तो सऊदी अरेबिया को डर लगने लगा कि यार यहां पे तो अब देखो इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद एक शिया का ग्लोरी आ जाएगा, वो लीडर बन जाएगा। तो सऊदी अरेबिया ऑल्सो स्टार्टेड टू नाउ काउंटर ईरान। और यहां पे एक टर्निंग पॉइंट होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि ट्रेडिशनली ईरान के साथ क्लोज था बिकॉज ऑफ द पहलवी रेजीम, नाउ द यूएस स्टार्टेड टू पाइवॉट टुवर्ड सऊदी अरेबिया, बिकॉज नाउ सऊदी और यूएस के जो इंटरेस्ट है वो काफी सिमिलर हो गए। और यहां से स्टार्ट होता है यूएस सऊदी का रिलेशन, और यहीं से स्टार्ट होता है यूएस ईरान का टेंशन। और आज भी वही चीज चल रहा है। यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया है, और सऊदी अरेबिया तो आपको पता ही यूएस के साथ कितना क्लोज फ्रेंड है। तो अब हम लोग जब पढ़ेंगे यूएस सऊदी रिलेशंस इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, उसको समझने के लिए आपको ये चीज जानना था कि ये सब चीजें स्टार्ट कहां से हुई है। तो दैट इज प्राइमरली इन द 1979 इस्लामिक रिवॉल्यूशन। और यही 1979 इस्लामिक रिवॉल्यूशन की वजह से आज पूरे मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी वॉर्स हो रहे हैं, बिकॉज सऊदी आपको सुन्नी वर्ल्ड का एक हेजेमन बनना चाहता है, और ईरान आपको शिया वर्ल्ड का हेजेमन बनना चाहता है, और दोनों इस्लामिक वर्ल्ड के हेजेमन बनना चाहते हैं। तो वो दोनों आपस में तो लड़ नहीं सकते हैं, तो इसीलिए वो प्रॉक्सी वॉर्स करते हैं, जो कि आपका यमन में हो रहा है, जो कि आपका सीरिया में हो रहा है, जो कि आपका लेबनान में हो रहा है। तो इसी तरीके से ये 1979 के बाद जो दो बड़े कंट्रीज हैं इस पूरे एरिया के, सऊदी और ईरान, अपने वर्चस्व के लिए हर जगह प्रॉक्सी वॉर्स खेल। लेकिन आज आप देख रहे हो कि सऊदी ईरान का जो रिलेशंस है वो न्यूज में देखोगे आप नॉर्मलाइज कर रहा है। ये इसीलिए कर रहा है बिकॉज आज का जो जियो पॉलिटिक्स है, आज का जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ये काफी अलग है व्हाट वाज देयर इन द 20th सेंचुरी और द स्टार्टिंग ऑफ द 20th।
because US is trying to get out of this particular area and invest its energy in the Indo-Pacific, where it's facing a bigger, larger challenges that is coming from the China. तो इसी तरीके से हम लोग इस पूरे चीजों को कनेक्ट करेंगे कमिंग सेशंस में। उसके पहले आपको इतना बैकग्राउंड आना चाहिए था कि शिया क्या होता है, सुन्नी क्या होता है, ईरान का इस्लामिक रिवॉल्यूशन 1979 में क्या क्या कब आया, उसके बाद से कैसे सऊदी और ईरान का टेंशन बढ़ा, और यही सारा जड़ है आज प्रॉक्सी वॉर एंड अदर थिंग्स। और उसके बाद बात करेंगे आज का जो करंट अफेयर्स का न्यूज हो रहा है, जो आपको एक तरीके से जो जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट है, सऊदी ईरान के नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। आपको पता है वेस्ट में क्वाड भी बन रहा है, वेस्टर्न क्वाड जिसको हम लोग कहते हैं, I2U2 आपने पढ़ा होगा, अब्राहमिक अकॉर्ड आपने पढ़ा होगा। तो ये सारे चीजों को हम लोग इन डिटेल अब इस पूरे सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे। सीरीज काफी लंबा होगा, बहुत सारे वीडियोस आएंगे। मेरा ये टारगेट है कि हर 2 दिन पे एटलीस्ट आपको एक वीडियो दें, बट समटाइम्स 3 दिन पे भी एक वीडियो आएगा, बट आई कैन प्रॉमिस यू कि सारे वीडियोस आपको आएंगे एंड दैट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर जियोपॉलिटिकल एरिना दैट इज द मिडल ईस्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से आई होप कि आपको ये लेक्चर सेशन पसंद आया हो और ये सीरीज यूट्यूब पे पहली बार इतना होलिस्टिक वे में आपको कवर करवाया जाएगा, दैट आई कैन गारंटी यू। तो इसको आप लाइक करें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मजे लें, बिकॉज एट द एंड यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, बिकॉज मोर देन एग्जाम द नॉलेज विच यू आर गेटिंग थ्रू दीज थिंग्स विल बी अ लाइफ चेंजर, because you have to lead the world. You don't have to be limited only for a particular exam. So I hope again that you have a great life, you have a great evening, and all the best wishes to you. We'll see you again in this particular series in the lecture number 2. Thank you. Jai Hind.